एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 अगस्त 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, उसके साथ साथ उसका फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज है 28 अगस्त और आज देखते हैं आज के द हिंदू में या टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर आपके दूसरे न्यूज़पेपर्स में कौन कौन सी न्यूज़ दे रखी हैं। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज आती है आपके सामने, कोलकाता रेप मर्डर केस सीबीआई बिगिंस पॉलीग्राफ टेस्ट। तो देखो ये जो न्यूज है ना, ये काफ़ी एक हॉट टॉपिक बना हुआ है मैं कह सकता हूँ, जिसको हम देख सकते हैं कि इसमें जो कोलकाता रेप केस हुआ था उसके बाद ये आए दिन कुछ ना कुछ उसमें होता जा रहा है। देखिए आज भी आपने पढ़ा होगा कि जो सीबीआई है वो उसका जो सब इंस्पेक्टर था या एएसआई था, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जो उसकी जांच कर रहे थे, उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट लेने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है जिसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो रेप केसेस हो रहे हैं बहुत सारे, इनको कैसे टैकल किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। तो हमें कुछ ऐसे रूल्स बनाने चाहिए जिसके बाद ये रेप होना बंद हो जाए। ठीक है, वो बाद की बातें हैं, सब कुछ सरकारों पे डिपेंड करता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो हमारी संसद में बैठे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनके ऊपर 151 प्लस लोगों के ऊपर पहले से चार्जेस लगे हैं, तो वो बाद की बात है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि इस न्यूज़ के ऊपर क्या हो रहा है, तो जो कोलकाता के रेप मर्डर वाला जो था ना, जिसने रेप के बाद मर्डर किया था, उसके ऊपर कहा जा रहा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए। तो देखो दो तरह के टेस्ट होते हैं। जब भी देखो एक बात याद रखना, अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई आदमी पकड़ा गया, ठीक है, उसको कन्विक्ट हुआ नहीं हुआ बाद की बात है, उसको तुमने पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, तो अरेस्ट करने के बाद उस आदमी से आप जबरदस्ती उसके गुनाहों को, उसके क्राइम्स को आप उससे फोर्सफुली उससे हानि भरवा सकते। इसको क्या कहा जाता है, तो याद रखना हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उन फंडामेंटल राइट्स में एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 20। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है, इसमें ये आपका याद रखना फंडामेंटल राइट है, एफआर है। इसमें तीन चीजें लिखी हैं। पहला क्या लिखा है इसमें, तो नो एक्स फैक्टो लॉ। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है इसके अंदर, तो दूसरा उसमें लिखा हुआ है नो डबल जियोपार्डी। क्या लिखा है इसके अंदर, नो डबल जियोपार्डी। और तीसरा इसमें क्या लिखा है जो इंपॉर्टेंट है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि आप किसी को भी खुद की गवाही के या खुद के अगेंस्ट गवाही देने के लिए सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए फोर्स नहीं कर सकते। और याद रखना ये कब है, देखो हमारे जो फंडामेंटल राइट है कहां से शुरू होते हैं, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आपके 35 तक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, पहला कौन सा है, तो पहला राइट टू इक्वलिटी, फिर आपका आता है फ्रीडम, फिर आपका आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फिर आपका आता है रिलीजियस फ्रीडम, फिर आपका आता है राइट फॉर द या फ्रीडम फॉर द, किसके लिए, आपका जो आपकी माइनॉरिटीज होती है उनके कल्चरल और एजुकेशनल प्रमोशन के लिए। फिर आपका आता है इन सभी के बाद कौन सा, आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। उनमें से एक आर्टिकल आपका राइट टू फ्रीडम। उन फ्रीडम वाले में से आर्टिकल 19, 20, 21, 22, उसमें जो 19 है उसमें तो 6 टाइप की फ्रीडम लिखी हुई है कि कैन राइट फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल विदाउट वेपन्स, ना, टू मेक अ यूनियन, टू रोम अक्रॉस द नेशन, टू रिसाइड एनीवेयर इन द नेशन, टू प्रैक्टिस एनी बिजनेस या एनी प्रोफेशन एनीवेयर इन द नेशन। दीज आर द फंडामेंटल फ्रीडम्स जो हमें कौन ग्रांट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके बाद आता है आर्टिकल 20 में लिखा है कि जब किसी को कन्विक्ट किया गया, जब किसी को पकड़ा गया, जब वो किसी क्राइम केस में फंस चुका है, तो उसके भी कुछ राइट होते हैं। वो कौन से हैं, तो आर्टिकल 20 का फर्स्ट क्या कहता है, नो एक्स फैक्टो लॉ, यानी कि हम किसी को, फॉर एग्जाम्पल मान लो आज आपने कोई क्राइम किया, आज उस क्राइम की सजा है 10 साल, आप 20 साल बाद पकड़े गए, तो उस समय क्राइम की सजा हो चुकी है 15 साल, तो अब आपको 15 साल की पनिशमेंट होगी कि 10 साल, तो याद रखना 10 साल। जिस टाइम पर क्राइम को कमिट किया जाता है उसी टाइम के हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगी, ना कि जिस टाइम पर आप पकड़े गए थे उस टाइम की आपको पनिशमेंट मिलेगी। ये क्या है, नो एक्स फैक्टो लॉ। उसके बाद आपका आर्टिकल नंबर 20 का सेकंड क्या कहता है, नो डबल जियोपार्डी। आप कभी भी किसी को एक गुनाह की 2 सजा नहीं दे सकते, एक क्राइम एक पनिशमेंट, मल्टीपल पनिशमेंट नहीं हो सकती। जैसे इसका मैंने आपको एक केस भी समझाया था, कौन सा, नो डबल जियोपार्डी का बहुत फेमस केस है आपका राजीव गांधी। जो राजीव गांधी जी थे उनका जो असैसिनेशन हुआ था 21 मई 1991 में, तो उस समय उनका असैसिनेशन करने वाला कौन था, तो आपको पता है लिट्टे ग्रुप। लिट्टे ग्रुप बेसिकली कब
बना था? 1970 में बना था। और इसको बनाने वाला कौन था? तो एस प्रभाकरन, उसका 2009 में एनकाउंटर कर दिया जाता है। ये जो लिट्टे ग्रुप था ये एक्टिव कहां पे था? श्रीलंका। और श्रीलंका के अंदर इन लोगों ने, इसमें बेसिकली तमिल बोलने वाले लोग थे ना, तमिल तेलुगु लोग थे, ये वहां पर डिमांड कर रहे थे कि हमें सेपरेट जगह चाहिए ना, कि सेपरेट प्रोविंस चाहिए। तो श्रीलंका की सरकार बहुत परेशान हो जाती है, वो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट से हेल्प लेती है। उस समय हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे राजीव गांधी। तो राजीव गांधी ने हमारी इंडियन आर्मी को पहली बार आउटसाइड ऑफ द इंडिया भेजा, और वो जो ऑपरेशन हुआ उस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो याद रखना, ऑपरेशन पवन। उस ऑपरेशन पवन में हमारी इंडियन आर्मी श्रीलंका जाती है और लिट्टे ग्रुप के सारे लोगों को लिटा दिया जाता है, मतलब मार दिया जाता है। तो उनके जो रिश्तेदार थे, उनके जो रिलेटिव्स थे, वो भारत में रहते थे। 1989 में उसकी इनकी सरकार चली गई। याद रखना यही सेम ऑपरेशन हुआ था कहां पर? मालदीव्स में। वहां पर भी किसके लिए किया गया था? तो आपके लिट्टे ग्रुप के लोगों के लिए। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? उसका नाम था ऑपरेशन कैक्टस। ठीक है, अब ये लोग दुखी हो गए। तो 1991 में जब राजीव गांधी जी मद्रास के अंदर अपने वोटों का प्रमोशन कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, तो एक लड़की आती है इस लिट्टे ग्रुप की, और वो उनको माला पहना देती है, और वो ह्यूमन बॉम्ब बन के आती है। वो भी मर जाते हैं और वो भी मर जाती है। उसके बाद छानबीन होती है तो लिट्टे ग्रुप के कुछ लोग पकड़े जाते हैं। उनको 1993 में मद्रास हाईकोर्ट फांसी की सजा दे देती है। फिर वही चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उनको 1998 के अंदर फांसी की सजा दे देती है। फिर वो चले जाते हैं आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट का यूज करते हुए प्रेसिडेंट के पास माफी मांगने के लिए। फिर प्रेसिडेंट जब उनको डिसीजन देता है तो वो भी फांसी की सजा दे देता है। लेकिन जब तक प्रेसिडेंट का डिसीजन आता है 25 साल से ऊपर हो चुके होते हैं। तो इनके जो लॉयर थे वो चले जाते हैं कोर्ट में आर्टिकल 20 का 2 लेकर, नो डबल जीओपार्डी। आप एक क्राइम की 2 सजा नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपको फांसी देनी थी तो पहले दे देते। 25 साल के लगभग वो जेल में है, तो उनको लाइफ इंप्रिजमेंट हो चुका है, और लाइफ इंप्रिजमेंट जब उनका खत्म हो गया तो आप कह रहे हो फांसी दे दो, तो ये तो उनका फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो सीधा सीधा उनको माफ कर दिया गया। सातों के सातों लोग बाहर आ गए। उसकी जो लास्ट लेडी थी वो भी 2-3 साल पहले बाहर आ चुकी है। तो आप प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर को मारकर भी बाहर घूम रहे हो, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये सब बातें लिखी हुई हैं। बात समझ में आ रही है? तीसरा आता है जो हमारी इस न्यूज से रिलेट करता है, कौन सा है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि कभी भी किसी भी पर्सन को खुद के खिलाफ गवाही के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। सिर्फ 2 कंडीशन में किया जा सकता है, या तो उसने क्राइम अगेंस्ट वुमेन किया हो, चिल्ड्रन किया हो, या क्राइम अगेंस्ट नेशन किया हो, देश के खिलाफ गद्दारी की हो, या फिर आपने उसने किसी बच्चे या किसी महिला के साथ कोई गलत क्राइम किया हो। समझ गए? अब बात निकल के आती है क्या होता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन में? तो देखो वही है, 2 चीजें होती हैं। एक होता है इसके अंदर लाई डिटेक्टर टेस्ट, एक होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलीग्राफ टेस्ट, एक होता है इसके अंदर नार्को टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या होता है? याद रखना, पॉलीग्राफ टेस्ट 100% एक्यूरेट नहीं होता है, 80 to 90% होता है। ठीक है, इसको लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या देखते हैं? तो आपकी बॉडी के अंदर क्या करते हैं एक्चुअल में, वो बहुत सारे पार्ट्स को क्या करते हैं? अपनी मशीन से कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे। और जैसे आपका टेस्ट होगा तो आपके सारी की सारी पल्सेस वगैरह को देखा जाएगा, आपके ब्लड प्रेशर को, पल्स रेट को, रेस्पिरेशन को, स्किन कंडक्टिविटी मतलब पसीना आ जाना और वो सब, स्वेटिंग होना है ना, स्वेटिंग होना, ये सब देखा जाता है। तो अल्टीमेटली अगर आप ये चीज में होते हैं तो मतलब आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन याद रखना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पॉलीग्राफ टेस्ट को फेल कर देते हैं। आपने एक फेमस मूवी देखी होगी, शायद पता नहीं देखी कि नहीं देखी, एक मूवी है सनी देओल की। आप उस मूवी को देखना, आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें मिलेंगी, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी कि कैसे क्रिमिनल उस पॉलीग्राफ टेस्ट को भी पास कर जाते हैं, क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, क्या क्या होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, होता क्या है कि अगर मान लो आपने इसको, पहली बात तो ये समझना कि ये जो आपका पॉलीग्राफ टेस्ट है ना, समझ गए ना, लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है जिसके अंदर आपकी ब्रीथिंग, स्वेटिंग, ये सब को चीजों को देखा जाता है। जैसे मैंने कहा सनी देओल की ये मूवी आप देखोगे तो बहुत अच्छी मूवी है, इसमें इसी टॉपिक पे बनाई गई है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि देखना है, जस्ट मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब हुआ क्या, ये सारा होता है। अब दिक्कत ये समझना कि जो आपका लाई डिटेक्टर टेस्ट है ना, उस लाई डिटेक्टर टेस्ट को कोर्ट के अंदर फर्स्ट एविडेंस नहीं माना जाता, ये भी ध्यान रखना। जैसे कुछ केस हुए सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लाई डिटेक्टर टेस्ट शुड बी वॉलंटरी, मर्जी होनी चाहिए उसकी, करे तो करे, ना करे तो ना करे।
लेकिन मैंने कहा था क्राइम अगेंस्ट वुमेन या चाइल्ड या क्राइम अगेंस्ट नेशन में वो आपसे कंपलसरी करवा सकते हैं, अदरवाइज ये वॉलंटरी होना चाहिए। क्योंकि क्यों नहीं होना चाहिए, देखो डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है 1997, वॉयलेशन ऑफ द लाइफ एंड लिबर्टी एंड राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी का भी वॉयलेशन किया जा सकता है, क्योंकि सबको अपनी डिग्निटी के साथ अपनी प्राइवेसी के साथ जीने का राइट है। उसके बाद हुआ इंडियन एविडेंस एक्ट, आपने पढ़ा होगा, जिसका नाम बदल के भारतीय साक्ष्य बिल हो चुका है, ठीक है, 1871। उसमें कहा गया रिजल्ट ऑफ दीज टेस्ट आर नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस इन द कोर्ट, कोर्ट में इनको एविडेंस के रूप में नहीं माना जाएगा, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि हाँ किया इसने है, लेकिन कैसे किया है, क्या किया था, वो अलग से तुम्हें प्रूफ लाने पड़ेंगे। बस वो कल्प्रिट है इस बात का तुम्हें पता है, लेकिन वो कैसे कल्प्रिट है उसका प्रूफ आपको दूसरा ढूंढना पड़ेगा, समझ गए ना, ये डिफरेंस है। उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो 1992 में बना था ना, ये क्या कहता है, 1999 में इसने कहा एस्टेब्लिश्ड कंसेंट एंड गाइडलाइंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिंग द पॉलीग्राफ टेस्ट। जो आपका पॉलीग्राफ टेस्ट है उसको एडमिन कैसे माना जाएगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस रख दी गई कि किस केस में होगा किस केस में नहीं होगा, समझ गए। तो ये आपका क्या था, लाई डिटेक्टर टेस्ट के बारे में थोड़ा सा। अब कहोगे सर एक लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, एक क्या होता है, एक होता है नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट इससे अलग होता है। नार्को टेस्ट में आपके बॉडी के अंदर कुछ केमिकल इंजेक्ट किए जाते हैं और उस केमिकल का नाम याद रखना, क्या होता है, सोडियम पेंटोथल। क्या होता है, सोडियम पेंटोथल, जो आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसके द्वारा आने वाला जो एविडेंस है वो भी क्या नहीं होता, प्राइमरी एविडेंस नहीं माना जाता है कोर्ट में, ध्यान रखना, ठीक है। उसने किया है, उससे देखो होता क्या है इसमें, जैसे आपकी बॉडी में ये जाता है सोडियम पेंटोथोल, तो आपकी बॉडी एक सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, आपको सोचने समझने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। आप आंख बंद करके लेटे हो, ठीक है, बैठे हो, जो भी है, आपसे पूछा जाएगा, आप वही कहोगे जो आपने किया था, आप झूठ नहीं बोल पाओगे, ठीक है ना। आप जो झूठ बोलने की कला होती है ना, जो सोचने की जो आपकी कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है, तो इससे आप जो होगा वही कहोगे। लेकिन ये भी प्राइमरी एविडेंस नहीं माना जाता, इस बात को ध्यान रखना, समझ में आ रही है। क्योंकि ये किसका वॉयलेशन है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, मैंने कहा था सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर फंडामेंटल राइट है तो कौन सा है, 21। ये आपको क्या देता है, आपकी राइट टू लिव, राइट टू लाइफ, ये आपको लिबर्टी देता है जीने की विद डिग्निटी, हेल्दी एनवायरमेंट में। ये सब इसके दुनिया भर के केस हम बार बार डिस्कस भी कर चुके हैं, बात समझ में आ रही है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना, व्हाट इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका एक लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आपका अरविंद केजरीवाल, उनको अरेस्ट किया गया, उनसे कहा गया कि तुम जो तुम्हारा मोबाइल है उसको खोल कर दो। उनके पास एप्पल का मोबाइल होता है, वो कहते हैं मैं नहीं खोलने वाला, राइट टू प्राइवेसी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब नहीं हो सकता उन पे, क्योंकि ना तो उन्होंने क्राइम अगेंस्ट नेशन किया है, ना उन्होंने क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन या बच्चों के अगेंस्ट या महिलाओं के अगेंस्ट कोई क्राइम किया है। वो जाते हैं उसके फोन को लेकर एप्पल स्टोर में, वो मना कर देते हैं कि उसकी प्राइवेसी हम नहीं खोलने वाले। अल्टीमेटली वो नहीं खोला गया। अब दिक्कत क्या है कि एंड्रॉइड मोबाइल होता तो कहीं से खुलवा लेते, सब कुछ मिल जाता है डाटा, लेकिन एप्पल में क्या होता है कि पूरा डाटा वाइप आउट हो जाएगा अगर जबरदस्ती पासवर्ड खुलवाओगे तो अल्टीमेटली नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन जीत जाता है। बात समझ में आ रही है। तो एक होता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, एक होता है नो डबल जियोपार्डी, एक होता है नो एक्स फैक्टो लो। आर्टिकल 20 के अंदर लिखा हुआ तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स है। बाकी फंडामेंटल राइट्स भी हम साथ साथ कभी ना कभी पढ़ते ही रहते हैं, तो चलिए उसके साथ कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। बाकी आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। नेक्स्ट आता है इंडिया नीड्स टू डेवलप ए केयर्स इकोसिस्टम। देखो इंडिया को एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है जिसमें केयर की जाए। किसकी केयर की जाए, वुमेन्स की, महिलाओं की केयर की जाए। आज हमारे इकोसिस्टम में देखोगे, हमारे एनवायरनमेंट में तो इतना कुछ नहीं होता। अब गांव में चले जाओ, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल, वहां पे घर के सारे काम है ना, सारे के सारे काम लेडीज करती दिखेगी, आदमी नहीं करेगा। अगर लेडीज की तबीयत भी खराब है तो वो घर में खाना तक नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसको लगता है कि कौन करेगा, महिला ही करेगी। अब इन महिलाओं को, इन वुमेन्स को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जैसे इस सब में ये लिखा हुआ है कि उनकी लाइफ को कैसे इजी बनाया जाए। एक इकोसिस्टम होना चाहिए जिसमें लोग उनको समझने की कोशिश करें। जैसे अभी आपने इस देखा कि पीरियड लीव्स वगैरह स्टार्ट कर दी जाए, ठीक है। आपने देखा कि बहुत सारी जो POSCH पोस्ट एक्ट आया था, जिसके अंदर जो वर्किंग वुमेन होती है उनके साथ कोई सेक्सुअल हरेसमेंट ना हो जाए। तो इनके साथ साथ एक्ट तो बना दिए तुमने, एक्ट तो तुमने रेप के भी बना रखे हैं, लेकिन हो रहे हैं ना। तो अल्टीमेटली क्या है वो, क्या हमारा बचपन से ऐसा कुछ होना चाहिए बच्चों के अंदर ही कि आगे चलकर वो वुमेन की रेस्पेक्ट करना सीखे। तो उसके जितने भी एस्पेक्ट है ना, वो सारे इसने हल्के से डिस्कस करने की कोशिश की है, ठीक है। रामा वी बारू और पल्लवी गुप्ता, बहुत अच्छा आर्टिकल, आप इसको पढ़ोगे तो आप इसके साथ साथ हो सकता है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-4 बातें कम सीखो, लेकिन हाँ तुम्हारे लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज होती है, हमें तो एग्जाम देना है तो मैं उस पर फोकस कर लेता हूँ ना।
फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बताया गया कि जो फीमेल की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ना, वो पहले कितनी हुआ करती थी 2022-23 में 23%, 37% हो गई। जो पहले वर्ल्ड की एवरेज कितनी है 47.8, तो हम कहीं ना कहीं वर्ल्ड से पीछे हैं। ठीक है, अगर बात की जाए इंडिया ने कितनी ग्रोथ की है तो 23.3 आया है 2017-18 से 37% तक। तो अपने ग्रोथ तो बहुत अच्छी की है, लेकिन हम इस ग्रोथ को बढ़ा भी तो सकते हो ना। हम 100% ना, तो हम कम से कम इसको 70-80% तो करने की कोशिश करें। ये क्या है कि जो लेबर फोर्स है उसमें वुमेन का कितना पार्टिसिपेशन है, यानी कि जो भी काम होते हैं, जैसे वुमेन्स के साथ क्या एक्सप्लॉयटेशन होता है समझना। टाइम ऑन डोमेस्टिक वर्क, वुमेन जो होती है, जो 15 से 64 ईयर के बीच की वुमेन है, वो अपने मेल के कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज्यादा टाइम स्पेंड करती है घर में, घर के कामों में, जिसका उसको पैसा नहीं मिलता। बात समझ में आ रही है? तो वो अनपेड वर्कर्स की तरह काम कर रही है। जैसे इसमें मैं कह देता हूं, कुछ दिन पहले आपने देखा तेलंगाना ने कहा था कि हम क्या करेंगे, अपने यहां पर तेलंगाना ने कहा था अपने यहां पर जो वुमेन है ना उनको पैसा देंगे। अब किसी ने कहा बहुत अच्छी बात है, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी, उसको अपने पति पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। जैसे दुनिया भर की प्रॉब्लम्स होती हैं, मान लो घर में पैसा नहीं है, पति से मांग रही है, हस्बैंड से मांग रही है, ठीक है, उसके पास भी नहीं है, सो बातें हैं, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट हो जाएगी, थोड़ा सा घर चलाएगी, उसकी लिटरेसी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं वो पढ़ने की कोशिश करेगी, अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेगी, कुछ भी उसके दुनिया भर के बेनिफिट है। एक ग्रुप आ जाता है आप लोगों वाला जो कहता है कि अपोज करता है, वो कहता है नहीं नहीं, फिर जो एयरफोर्स में, आर्मी में, नेवी में जॉब करती हैं लड़कियां, प्राइवेट जॉब करती हैं, वो खत्म हो जाएगा। ये तुम पैसे देकर लड़की को ये दिखाना चाहते हो कि ये तो घर में रहने लायक है, इसको घर में रहो, घर में बैठा के पैसे दे देंगे, ये बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो इसके कुछ प्रोज भी हैं, कुछ कॉन्स भी है, लेकिन हमें एक बीच का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। हमारे देश को एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए जो एक केयर वाला इकोसिस्टम हो, जिसमें वुमेन की केयर की जाए, ना कि जो रेप केस वाले सीन हो रहे हैं ऐसा कुछ हो। बात समझ में आ रही है ना? तो इससे 2 बातें याद रखना, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट क्या चल रही है हमारी, ठीक है, और ये 2-4 बातें सिंपल से याद रखना। जैसे हम प्रोग्राम चलाते हैं आपका सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण, इसमें क्या करते हैं, पोषण में पोषण किट देते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको पोषण किट देते हैं, ताकि जो होने वाला बच्चा वो न्यूट्रिशन वैल्यू उसको मिलती रहेगी। यही होता है ना, जब तक वो पर्टिकुलर स्टेट तक ना पहुंचे, एज तक ना पहुंच जाए। ठीक है, तो ये करने की बजाय हम क्या करें, उनको काम ही प्रोवाइड करा दें। बात समझ में आ रही है? जब वो काम करेगी तो वो पैसे अपने आप ही कमा लेगी। बात समझ में आ रही है? बस यही करने की कोशिश कर रहा है। और अगर मैं वुमेन्स की बात कर रहा हूं तो याद रखना, अगर पूछे वुमेन हेल्थ की, प्रेग्नेंट वुमेन हेल्थ के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आपके डीपीएसपी का एक आर्टिकल आता है, कौन सा, आर्टिकल 42, ठीक है, जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए सारी स्कीम्स के बारे में लिखा हुआ है। अगर वैसे बात करूं तो आर्टिकल 21 क्या है, तुम्हारा राइट टू हेल्थ, वो सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर पूछे कि महिलाओं के लिए चाइल्ड केयर लीव कितनी कर दी गई है, तो ये भी मैं इसमें जोड़ सकता हूं। चाइल्ड केयर लीव इसमें कंपलसरी कर दी गई है, कितनी, 2 साल की, कि भाई 2 साल की उसको चाइल्ड केयर लीव तो मिलेगी जब तक कि वो बच्चा कितने साल का नहीं हो जाता, 18 साल का नहीं हो जाता। तो ये सारी की सारी चीजें क्या डिफाइन करती हैं कि एक केयर सिस्टम होना चाहिए। समझ में आ रही है? तो इसको जस्ट एक बार पढ़ लेना, काफी अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। बाकी उसके बाद चलते नेक्स्ट, जैसे उनको ट्रेनिंग दी जाए, स्किलिंग दी जाए, ठीक है, उनको काम करने के लिए प्रोमोट किया जाए, ठीक है। जैसे कि अभी अगर रेप केस की मैं बात करता हूं तो 30% ही रजिस्टर हो पाते, 70% क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि वो मतलब उनका मेंटल डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ होता है कि वो किसी को ये सब बात बता सकें। जैसे मैं कल का एक इश्यू डिस्कस कर लेता हूँ, हालांकि आज या कल के द हिंदू में मिल जाएगा तुम्हें, या किसी दूसरे न्यूज में। आजकल बच्चों को गुड टच बैड टच सिखाया जाता है ना, ताकि उस बच्चे को ये पता रहे कि कौन उसका हरेसमेंट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो अभी एक 6 साल, आई थिंक 6 ईयर की या पता नहीं 6वीं क्लास की कोई बच्ची थी, 6th क्लास की, उसको जब ये सब सिखाया गया तो उसके बाद उस बच्ची ने ओपन होकर बताया कि ऐसे उसके स्कूल का टीचर उसके साथ इतने दिन से ये सब कर रहा था। मतलब जब उसको नॉलेज ही नहीं है तो कहां से वो बता पाएगी, उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं है, तो हमें उसका मेंटल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, उसके फिजिकल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, उनके लिए प्रोग्राम्स होने चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, जैसे कि हरियाणा की तरह उनको पहलवानी आनी चाहिए बेसिकली, ना। कहने का मतलब ये है, हंसने की बात नहीं है, हाँ, उनको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है। अब चलते नेक्स्ट, जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज है ऑन सेबी चेयरपर्सन्स। जानते हो क्या इसको? माधवीपुरी, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, हिंडनबर्ग ने इन पे एलिगेशंस लगाए थे कि इन्होंने क्या किया था, जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो स्कैम वगैरह होते हैं ना, वो सारा का सारा किया होता है। और ये किसकी चेयरमैन है? सेबी की, ठीक है। तो वो न्यूज़ दोबारा से आ गई है और कुछ भी नहीं है, तो सिंपल से याद रखना। अगर मैं कहूँ कि क्या क्या होते हैं, तो देखो 2 चीज़ें होती है, एक होता है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक होता है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज,
ठीक है, ये बना था आपका 1875 में, ये बना था आपका 1992 में। इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में, दलाल स्ट्रीट, आप सभी ने सीरीज देखी होगी। इसका हेडक्वार्टर भी है मुंबई के अंदर। इसकी मोनोपोली को खत्म करने के लिए इसको लाया गया था। ठीक है, अब इसमें तुम पैसा लगाते हो, क्या गारंटी तुम्हारा पैसा सेफ है? ठीक है, कौन गारंटी लेता है? तो इन दोनों को रेगुलेट करने के लिए एक डिपार्टमेंट बना, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कब बना? 1988 में। और इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना दिया गया? तो याद रखना, इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस मिला 1992 के अंदर। और इसकी चेयरमैन कौन है आज के दिन? तो ये है, इनके ऊपर एलिगेशंस लगे हुए हैं किसके, कि इन्होंने स्टॉक मार्केट में जो गड़बड़ हुई थी वो की होती है। समझ में आ रही है? तो ये 3-4 पॉइंट इसके बेसिक से ध्यान रखना एटलीस्ट। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताना दुनिया का पहला कौन सा देश था जिसके अंदर, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसमें क्या स्टार्ट हुआ था? स्टॉक एक्सचेंज या जो आपके एक्सचेंज बोर्ड है वो स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो कौन सी थी? देखते हैं कौन सा आंसर देता है। ये आपका घर का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं हिंट दे देता हूं, 1600 में स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट देखो, सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ द क्लासिकल तेलुगु, ओडिया, कन्नड़ एंड मलयालम डिमांड ऑटोनॉमी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग। देखो आपने पढ़ा होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की टोटल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल नंबर 8 है, ठीक है, शेड्यूल नंबर 8, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लैंग्वेज लिखी है और उसमें टोटल लैंग्वेज लिखी है 22 लैंग्वेज 22। ठीक है, अब समझना। अच्छा, शेड्यूल्स ठीक है कितने हैं? 12। कौन कौन से? तो मैं एक बार जल्दी से बता देता हूं। पहले में क्या लिखा है? यूनियन एंड स्टेट के बारे में। दूसरे में क्या लिखा है? तो उनकी सैलरी और इमोल्यूमेंट्स के बारे में सभी की। तीसरे में क्या लिखा है? तो तीसरे में ओथ्स लिखी है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, उनकी ओथ उनके आर्टिकल्स में है, बाकी सबकी ओथ यहाँ पे है। चौथे में क्या लिखा है? तो एलोगेशन ऑफ द सीट्स ऑफ द राज्यसभा। पांचवें में SC ST। छठे में STs कहाँ के? ATMM, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है आपका? 7th डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट, कौन सा यूनियन है, कौन सा स्टेट है, कौन सा कंकरेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है शेड्यूल नंबर 8 जो कि क्या कहता है? लैंग्वेज। कितनी लैंग्वेज है? 22। पहले 14 थी, फिर 18 हुई, फिर 22 हुई। ठीक है, उसके बाद 9th में लैंड रिफॉर्म्स है जिसको हम जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 से ऐड हुआ था। उसके बाद आपका शेड्यूल नंबर 10 है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल, आयाराम गैराम की कहानी। उसके बाद आपका शेड्यूल नंबर 11 पंचायत, और उसके बाद शेड्यूल नंबर 12 में म्युनिसिपैलिटीज। अब देखो इसमें टोटल कितनी है? 22 लैंग्वेज है। ठीक है, लेकिन भारत में टोटल 6 लैंग्वेज क्या है? वो हमारी कौन सी लैंग्वेज कहा गया? उनको क्लासिकल लैंग्वेज कहा गया। क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है समझना, एक ऐसी लैंग्वेज जो कम से कम हाई एंटिक्विटी ऑफ द अर्ली टेक्स्ट हिस्ट्री ओवर द 1500 से 2000 ईयर। एक ऐसी लैंग्वेज जो जिसके हमारे पास प्रूफ है कि 1500 से 2000 साल पहले के टेक्स्ट हमारे पास है, कुछ उसमें लिखा हुआ है, कुछ बुक्स वगैरह हमारे पास है, तो हम उसे क्लासिकल कहेंगे। कम से कम 1500 से 2000 साल पुरानी वो लैंग्वेज होनी चाहिए। दूसरा लिखा है ए बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर विच इज कंसिडर्ड ए वैल्यूएबल हेरिटेज, लोगों द्वारा कई सालों से यूज की जा रही है, वैल्यूएबल हेरिटेज बन चुकी है, तो उसे कह सकते हो ट्रेडिशन इन ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड फ्रॉम द अनदर स्पीच कम्युनिटी। ओरिजिनल होना चाहिए, किसी से बोरो किया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हरियाणवी, राजस्थानी, ये सब क्या हिंदी के बिगड़े हुए रूप है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि राजस्थानी उसी का बिगड़ा हुआ रूप है, कहीं पर कुत्ता कह देते हैं, कहीं पर कुत्तो कह देते हैं, है तो कुत्ता ही ना, वो डोगी तो है, लेकिन बेसिकली बस थोड़ा सा फर्क है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो इस बात को ध्यान रखना। कितनी है भारत में? 6। पहला कौन सा है? तमिल 2004 में, तो उसके बाद संस्कृत 2005 में, उसके बाद तेलुगु 2008 में ऐड किया गया, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, ओडिया 2014 में। याद रखना 6 ही क्लासिकल लैंग्वेज हैं। लेकिन हम भारत सरकार, यानी हम मतलब भारत सरकार, तमिल और संस्कृत के ऊपर ही फोकस करती है, बस बाकी को प्रमोट ही नहीं करती। तो सेंटर का टारगेट है कि इन बाकी को भी प्रमोट किया जाए। बात समझ में आ रही है? तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कितनी लैंग्वेज है, तो 6 है। कौन कौन सी? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया। इन बातों को ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक कौन करेगा, कौन सी मिनिस्ट्री है, ये आप मुझे ढूंढ के बताना। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में ये आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, क्लासिकल लैंग्वेज जो है वर्ल्ड की वो कौन कौन सी है? देखो, हेब्रू, ठीक है, लैटिन, ग्रीक, तमिल, संस्कृत, चाइनीज, पर्शियन, अरेबिक, ये भी सारी क्या है? तो ये भी क्या मानी जाती हैं? आपकी एंशिएंट लैंग्वेज या क्लासिकल लैंग्वेज मानी जाती हैं। आप सभी ने इनके बारे में सुना होगा जब भी आप कुछ पढ़ते हो, जैसे ज्योग्राफी, द लैटिन वर्ड दिस सिंबलाइज द वर्ड ज्योग्राफी एज दिस पढ़ते हो ना, कि लैटिन वर्ड में इसको क्या कहा गया है। ठीक है, तो बस वही है, ये सारी क्या है? इंटरनेशनल लेवल की है और वो हमारे नेशनल की है। 6 उनको याद रखना। मैं ये कह रहा हूं वो अलग होती हैं जो हमारे शेड्यूल्स में। ठीक है,
प्रिवेंट सेल्टेशन ऑफ द वूलर लेक। देखो वूलर लेक के अंदर ना इतना वो लेक बढ़ नहीं रही है, इतना पानी नहीं बढ़ रहा है, इतना वहां पे फ्लोरा एंड फौना बढ़ नहीं रहे हैं जितने तेज गति से, तेज स्पीड से वो कम हो रहे हैं। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, बस वही इसमें डिस्कस किया गया। आपके उसका इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है। तो समझना वूलर लेक है क्या। सबसे पहले वूलर लेक कहां पर है, झेलम रिवर के ऊपर है, ठीक है। रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी का ये रिजल्ट है, ध्यान रखना। टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या होती है, तो मैंने आपसे बताया था पहले पूरा का पूरा क्या था, धरती, ठीक है, चारों तरफ पानी भरा था, फिर इसके अंदर बीच में से क्या हो गया, एक दो पार्ट में टूट गया। इसको क्या कहा गया, तो इसको हमने कह दिया था अंगारा लैंड, ठीक है। इसको क्या कह दिया था, अंगारा लैंड। इसको क्या कह दिया था, गोंडवाना लैंड, ठीक है। इसको क्या कह दिया था, गोंडवाना लैंड। फिर क्या हुआ, दोनों के बीच में मैंने कहा बन गया गैप। गैप बनने के बाद मैंने कहा ये टुकड़ा अलग हो गया, ये टुकड़ा अलग हो गया। इसके बीच में क्या भर गया, तो इसके बीच में भर गया पानी, जिसे हम क्या कहते थे, टेथिस सी। क्या कहते थे, टेथिस सी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे प्लेट टेक्टोनिक होने लगी। धरती के नीचे प्लेट होती है क्योंकि हमारे यहाँ 3 लेयर बनी है, सियाल, सीमा और नीफे। जैसे अर्थ रोटेट करती है तो नीचे मैग्मा बनता है, मैग्मा उस पर प्रेशर लगाता है, प्लेट टूट जाती है, प्लेट के अंदर क्रैक आ जाता है तो अर्थक्वेक, प्लेट टूटी, सारा लावा बाहर आया तो वोल्केनो इरप्शन हो गया। और अगर प्लेट ने मूवमेंट किया तो प्लेट एक्टिविटी से क्या हुआ, पार्ट्स टूटे। तो धीरे धीरे हमारी 3 पार्ट में टूट गए, ठीक है। इसको क्या कह दिया, ये आपका नॉर्थ अमेरिका बन गया, ये आपका साउथ अमेरिका बन गया, ये आपका क्या बन गया, तो आपका सॉरी यूरोप बन गया, ये आपका अफ्रीका बन गया, ठीक है। ये आपका एशिया बन गया, ये आपका क्या बन गया, इधर इंडिया बन गया, और ये क्या बन गया, ऑस्ट्रेलिया। इसलिए याद रखना, इंडिया इज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। बट इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट पे है, तो याद रखना आपके सॉरी अगर आपसे पूछे कि इंडिया किस प्लेट पर है, तो याद रखना प्लेट कौन सी है, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के पार्ट है। किसके पार्ट है, गोंडवाना लैंड के पार्ट है। ये किसका पार्ट है एशिया, तो अंगारा लैंड का पार्ट है, ठीक है। लेकिन जब ये प्लेटें चली तो ये आपस में टकराई, तो ये इससे टकराया होगा। टकराने के बाद ये क्या थी, तो ये याद रखना ओशियनिक प्लेट है, ठीक है। ये आपकी क्या है, तो ये आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। और कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होती है, हल्की, ये होती है भारी। ये 5 सेंटीमीटर चलती है लगभग साल में, ये लगभग साल में 2 सेंटीमीटर चलती है। ये इसमें चली जाकर मर्ज हो गई। मर्ज होने के बाद ये हैवी थी, हल्की थी, तो उसको दबा दिया तो नीचे से क्या निकली, मिट्टी निकलो, मिट्टी निकलती गई क्या बन गया, हिमालय बन गया। और उन हिमालय की प्लेट प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, उसकी वजह से क्या बना, तुम्हारा वूलर लेक बनी होती है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन भी यहां से याद रखना, इंडिया is a part of the Asian continent but India lies on the Indo-Australian प्लेट्स, ठीक है। प्लेट हमारी अलग है, कॉन्टिनेंट हमारा अलग है। और बीच में जो टेथिस सागर था वो हटके हमारे यहाँ पर क्या बन गया, थार का डेजर्ट बन गया और पानी इधर उधर सेटल हो गया, समझ गए। तो ये थोड़ी सी बातें भी याद रखना। ये तब की बात है जब यहाँ पे डायनासोर पाए जाते थे, उसके बाद वो सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब समझना, और मैं ये ऐसा नहीं कह रहा, बिल्कुल ये बिल्कुल क्या है, प्रूफ की हुई चीजें हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि गुजरात के अंदर हमें डायनासोर का अंडा मिला, वही सेम एज का अंडा हमें अफ्रीका में मिला। तो ऐसा तो है नहीं कि डायनासोर उड़ के गया होगा और वहां अंडा दे दिया होगा, ऐसा थोड़ी ना हुआ होगा। तो कभी ना कभी मर्ज होंगे ना, तो ये वहीं से निकली थ्योरीज, समझ गए, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो झेलम रिवर ऐसे बनी हो, सॉरी आपकी लेक ऐसे बनी होती है। इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है तुलबुल प्रोजेक्ट, ठीक है। नेविगेशन लो कम कंट्रोल स्ट्रक्चर कहा गया, ठीक है। इसको 1990 में रामसर कन्वेंशन मेड किया गया। रामसर आपको पता है कब से स्टार्ट हुए थे, 2 Feb 1971। ये कन्वेंशन कहां पर हुआ था, रामसर सिटी में। रामसर सिटी कहां पर है, ईरान में। टोटल भारत में कितनी हो चुकी है रामसर साइट, तो आपको पता होगा, कुछ दिन पहले मैंने बताया था 85 हो चुकी है, 3 और जुड़ चुकी है उसके अंदर। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे भी कहते हैं, सिंपल सा याद रखना। वूलर लेक जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया की, तो इंडिया की भी हो गई। अपर लेक जो है मध्य प्रदेश में, वो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। चोलामू क्या है, तो चोलामू आपकी सिक्किम में इंडिया की सबसे हाईएस्ट लेक है। मुझे कमेंट करके बताना विच इज द हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड एंड विच इज द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे हाईएस्ट लेक कौन सी है और डीपेस्ट लेक कौन सी है, ठीक है। डीपेस्ट आपकी रशिया में है, मैं इतना हिंट दे देता हूं, ठीक है। देखो उसके बाद ये आपकी कुछ साइट्स, ये रामसर साइट्स की बात कर रहा है इंडिया में। जैसे पहला कौन सा था, अष्टामुड़ी लेक भी है, भितरकनिका, भोज, ठीक है, भोज वेटलैंड्स, चंद्रताल, चिल्का लेक, ठीक है। ये सारी की सारी लिस्ट एक बार ध्यान रखना, जो आपकी लेक्स किस में है, आपके उसमें वेटलैंड्स के अंदर ऐड की गई है, ठीक है, रामसर साइट के अंदर, सिंपल सा याद रखना। उसके बाद है अनुभव अवॉर्डीज एंड 10 जूरी सर्टिफिकेट विनर्स इंक्लूडिंग 5 ह्यूमन पेंशनर्स टू बी कन्फर्ड एट 7th
अनुभव अवार्ड सेरेमनी 2024 एट द विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में विज्ञान भवन में अनुभव अवार्ड्स दिए गए और ये आपके प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से उठाई हुई न्यूज है। पीआईबी आप जानते हो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो आपका 1990 में बना था। कब बना था पीआईबी, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये न्यूज में था। 1990 में बना था, ब्रिटिशर्स के टाइम पर। सरकार की तरफ से हर इंफॉर्मेशन यही प्रिंट करता है। इसी ने अभी एक बनाया था फैक्ट चेक यूनिट, याद है क्या? फैक्ट चेक यूनिट, जिसका काम था कि कोई फर्जी न्यूज तो नहीं फैला रहा, उसके फैक्ट चेक करना। ठीक है, तो इसने बताया कि अभी कौन से अवार्ड दिए गए हैं, विज्ञान भवन के अंदर आपके अनुभव अवार्ड्स दिए गए हैं। कब से स्टार्ट हुए थे अनुभव अवार्ड, तो याद रखना मिनिस्ट्री, ठीक है, आपका कब से स्टार्ट किए गए थे, तो सिंपल याद रखना 2016 से इनको स्टार्ट किया गया था। किस किस को मिला है तो थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। समझ गए किस में दिया जाता है, किसी फील्ड में, अपने फील्ड में कुछ जो अच्छा करते हैं। 5 लोगों को दिया है, जैसे कि आपके यूपीएससी के सेक्रेटरी को दे दिया, आपके मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी को दे दिया, डीआरडीओ के टेक्निकल ऑफिसर को दे दिया, बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट को दे दिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के जूनियर इंजीनियर को दे दिया। अपने अपने फील्ड में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अवार्ड दे दिया जाता है। ठीक है, सिंपल सा 5 लोग हैं, 5 के नाम याद रखना, कौन सी मिनिस्ट्री कैसे कैसे देते हैं, 2-4 बातें याद रखना। नेक्स्ट, व्हाट लाइज इन द रूब अल खली वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस डेजर्ट। देखो डेजर्ट क्या होता है, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। एक ऐसी जगह जहां पर कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है, वहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। ऐसे बहुत सारे डेजर्ट आपने देखे होंगे, जैसे गोबी, ठीक है, कहां पर गोबी, आपका मंगोलिया और चाइना के बीच में है। ठीक है, ऐसे आपका थार मरुस्थल कहां पे है, थार डेजर्ट कहां पे है, तो आपका थार से समझ में आ रहा होगा कहां पे, राजस्थान, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ऐसे बहुत सारे क्या बने हुए, डेजर्ट बने हुए, जैसे अटाकामा कहां पे है, तो चाइल में है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बने हुए। इन्हीं में से एक न्यूज में आ गया, कौन सा, आपका रूब अल खली। रूब अल खली ये क्या है, मोस्ट डेंजरस डेजर्ट है। इसके अंदर अभी एक आदमी गया था, उसकी डेथ हो गई, तो न्यूज में आ गया। कहां पर है ये देखो, सऊदी अरब, ये कुवैत, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई, और यहां पर क्या बना हुआ है आपका रूब अल खली। ये ओमान है, यमन है, सऊदी अरबिया है और यूएई, इनके बीच में क्या बना हुआ है आपका कुवैत बना हुआ है। सिंपल से याद रखना, ठीक है। कुवैत यानी सॉरी आपका रूब अल खली, इसका मतलब होता है एम्प्टी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टाजियस सैंड डेजर्ट है ये आपका। ठीक है, आज तक 2 ही आदमी है जो इसको पार कर पाए हैं। एक 1931 में था बेर्ट्राम थॉमस, और दूसरा कौन सा था 1932 में हैरी सेंट जॉन फिल्बी। इन 2 लोगों ने आज तक इसको पार किया है, तो ये न्यूज में भी आया हुआ है, समझना। इसकी लोकेशन याद रखना कहां पे है। अब देखो, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना कौन कौन से हैं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं। सबसे ज्यादा डेजर्ट है ना वो आपके ऑस्ट्रेलिया में है, एक कॉन्टिनेंट में 4 डेजर्ट है। ठीक है, कौन कौन से हैं आप मुझे नाम बताना। उसके 2 मैं बता देता हूं, ग्रेट सैंडी, ग्रेट सिम्पसन। ठीक है, बाकी 2 आप मुझे बताना कौन सा है, और सबसे लार्जेस्ट आपका जो वो है डेजर्ट वो कौन सा है वो भी आप बताने की कोशिश करना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। वाई क्लाइमेट चेंज पोजेस एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू पनामा कैनल। देखो ये पनामा कैनाल जो है ना बेसिकली कहां पे याद रखना है, न्यूज में क्यों है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वहां बारिश नहीं हो रही। बारिश नहीं हो रही तो नहर में पानी नहीं है, तो अल्टीमेटली वो 2 जगहों को कनेक्ट नहीं कर पा रही। बस इतनी सी न्यूज है, और ये इतनी इसलिए इंपॉर्टेंट है, लास्ट है ना 2022 वाले क्लैट के एग्जाम में उसने पूछ लिया था पनामा कैनाल किस किस को कनेक्ट करती है। तो याद रखना पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करती है। और ये आपके बेसिक ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, और बेसिक ज्योग्राफी में आपका सोलर सिस्टम भी आता है, आपका कॉन्टिनेंट्स आते हैं, कुछ फेमस बातें, आपके 5 जो ओशियंस है वो आते हैं, आपके मेजर जो कॉन्टिनेंट की मेजर पॉइंट है वो आते हैं, आपके फॉरेस्ट आते हैं, आपके एनवायरनमेंट की लेयर्स आती हैं। ये सब बेसिक ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। इसलिए मैं कहता हूं आपके एग्जाम में ज्योग्राफी नहीं लिखी होती, लेकिन ये बेसिक चीजें आती हैं लिंक करती हुई न्यूज से, समझ गए। जैसे उस समय उसने पूछ लिया था। तो याद रखना पनामा कैनल कहां पे है, पैसिफिक ओशियन को किससे कनेक्ट करती है, आपके अटलांटिक ओशियन को सीधा सीधा कनेक्ट करती है। कहां पर बनी हुई है आपकी, तो यहां पर साउथ अमेरिका के बीच और नॉर्थ अमेरिका के बीच में बनी हुई है, समझ गए। उसके बाद देखो ये यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर एक लेक है, लेक गाटून, इसके अंदर 43% रेनफॉल कम हुआ है लास्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ पर पहले 36 to 38 शिप पास होती थी पर डे, लेकिन अब लगभग 22 ही शिप पास हो पा रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या होता हुआ ट्रेड। जैसे थोड़ा सा पीछे चलने की कोशिश करते हैं, ये आपका वर्ल्ड मैप, इसमें अगर देखोगे तो ये आपका साउथ अमेरिका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, इसको कौन कनेक्ट कर रहा है, तो आपका पनामा कनाल कनेक्ट कर रही है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर ये इसको कौन कनेक्ट कर रहा है, तो आपका सुएज कनाल। जैसे इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखो ये है पनामा कनाल, एक तरफ आपका देखो किस किस को कनेक्ट करनी है। अगर पहले इनको अगर मान लो यहां से यहां कुछ लेकर जाना है
तो यहाँ से चलते 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 यहाँ से जाना पड़ता तो 22,500 किलोमीटर घूमना पड़ता। अब क्या हो गया, 8,000 किलोमीटर में ये चीज़ पहुंच जा रही है। तो इससे क्या आसान हो गया, ट्रेड आसान हो गया, पैसा टाइम सब बच रहा है हमारा, ठीक है। सेम जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं, जैसे मान लो आपका ये है सुएज कैनाल, किस किस को कनेक्ट करती है आपको पता है, रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करती है। और इस सुएज कैनाल से लगभग पर डे 12% वर्ल्ड का ट्रेड पास होता है। अब ये न्यूज में भी था, इजराइल हमास के चक्कर में एक हाउदी ग्रुप था, याद करो, उसने अटैक कर दिया था इसमें से पास होने वाली शिप्स के ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर ये काफी बार न्यूज में भी रहता है, तो आपको इसकी सारी बातें पता होनी चाहिए। क्या है, जैसे सुएज कैनाल कब बना था, तो बनना स्टार्ट हुआ था 1858 में, बना कब था, 1869 में बन गया था। इसका नेशनलाइजेशन किसने किया हुआ है, तो सिंपल याद रखना, इसका नेशनलाइजेशन किया हुआ है इजिप्ट ने, ठीक है। और इजिप्ट ने इसका नेशनलाइजेशन 1956 में किया था। इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, कितनी लेंथ कितनी है सुएज कैनाल की, तो याद रखना 193 किलोमीटर, ठीक है। इसकी डेप्थ कितनी है, कितना गहरा है, तो याद रखना 24 मीटर। और कितनी इसकी विड्थ है, तो याद रखना 205 मीटर इसकी विड्थ है, ठीक है। क्योंकि इस बार बहुत पूरे साल भर न्यूज में रहा, तो ये कुछ बेसिक बातें ध्यान रखना। इसका नेशनलाइजेशन किसने कर रखा है, इजिप्ट ने, ठीक है। और ये इसको कनेक्ट करने के काम आता है, किसको, रेड सी को कनेक्ट करता है आपके मेडिटेरियन सी से, ऐसा याद रखना, ठीक है। और ये किसको कनेक्ट करता है, तो ये आपके पनामा कैनाल जो है, ये आपके पैसिफिक को आपके अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। सिंपल से याद रखना। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे वो बने होते हैं स्टेट, जैसे अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में था स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, है ना, स्टेट ऑफ हार्मूज, स्टेट ऑफ आपका मलक्का, ठीक है। स्टेट ऑफ मलक्का कहाँ पे है, तो सिंगापुर की तरफ है, ठीक है। तो चलो मुझे कमेंट करके बताना, स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ हार्मूज किस किस को कनेक्ट करते हैं, ये आपके घर का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर कुछ डाउट रहता है, कुछ पूछना है, तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।